नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में, जिसे आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार, विश्वास और भरोसे ने बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 12th क्लास का एग्जाम दे चुके होंगे और नहीं तो अभी कंटिन्यू दे रहे होंगे, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या आप नहीं चाहते कि भारत के हम टॉप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लें और अपनी टॉप जो हमारी ड्रीम डिग्री है उसको हासिल करें? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, यह संभव कैसे होगा? संभव होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हो, आपके पास बेस्ट एजुकेटर हूं और आपके पास विद्याकुल प्लेटफॉर्म जैसा भरोसा हो, तो निश्चित रूप से यह संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आत्मा सिंह जियोग्राफी क्लास के साथ आपसे कनेक्ट कर रहा हूं। आज हम लोग देखेंगे 2025 में जियोग्राफी का सिलेबस क्या है, जो सीयूटी का है, जिसे यूजीसी ने तय किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा देखते हैं जो 2025 में जियोग्राफी का सीयूटी सिलेबस है, उसके बारे में एक एक करके हम प्यारे बच्चों देखने वाले हैं। तो आइएगा सारे लोग, और बेहतरीन तरीके से पहले आप सिलेबस देखें, इसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू करें। एक रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो देखिएगा, 12th क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है और उसी से रिलेटेड ये होता है ना, क्योंकि 12th के बाद ये आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है, जिसे एनटीए करवाता है, यूजीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से देखिए सिलेबस क्या है। पहला यूनिट फर्स्ट, यूनिट वाइज आपका सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, प्रकृति और क्षेत्र में कि मानव भूगोल की परिभाषा और दायरा। मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल, मानव भूगोल के कितने उपक्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं, मानव भूगोल का इतिहास क्या है, ये सारी विषय में हम लोग गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये 9 यूनिटों में बटा हुआ है। पहला यूनिट मैंने आपसे चर्चा किया, लगभग 4 यूनिट पहले बुक से और 5 यूनिट आपके सेकंड बुक से इसमें दिया गया है। और देखिएगा सेकंड यूनिट क्या कहता है आपका? जनसंख्या के बारे में ये डिस्कशन करता है। जनसंख्या, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये विद्याकुल परिवार आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में जानेंगे। विश्व की जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं है, क्योंकि उसमें भौगोलिक कारक भी होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। विभिन्न प्रकार के कारकों से जनसंख्या वितरण हमारा प्रभावित होता है, और इन सारी चीजों को हम बहुत विधिवत तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जैसे दिया है, जनसंख्या वितरण के पैटर्न क्या है, किस प्रकार से जनसंख्या वितरण होता है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, किसी ना किसी नदी के किनारे डेवलप हुई हैं, एक अच्छे क्लाइमेट में डेवलप हुई हैं, एक अच्छे मिट्टी में डेवलप हुई हैं, और ज्यादातर जितनी भी संस्कृतियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों में डेवलप हुई हैं। तो इन सारी बातों को एक एक करके आपका भाई आपके साथ डिस्कस करेगा। प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हर एक बात आपको बताएगा। आने वाले संभावित क्वेश्चन कहां से आएंगे, कहां से संभव हो पाएगा, वो हर एक बात आपको बताई जाएगी। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। घनत्व तो क्या होता है? यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली पॉपुलेशन को, जनसंख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
ये सिंपल सी बात। पूरे विश्व में जनसंख्या का घनत्व कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, किस अक्षांश पर किस प्रकार पॉपुलेशन पाई जाएगी, हर एक बात पर मैं आपसे विधिवत चर्चा करने वाला हूं। विषुवत रेखा पर किस प्रकार पॉपुलेशन मिलेगी, ध्रुवों पर कैसी होगी, मरुस्थल पर कैसे मिलने वाला है, शीतोष्ण कटिबंध में कैसे मिलेगी, हर एक बात। शीतोष्ण कटिबंध में सर्वाधिक पॉपुलेशन पाई जाती है, ये सिंपल सी लाइन है। लेकिन कैसे, इस बात को प्रूव करूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के रुझान। अब जनसंख्या वृद्धि के रुझान पे आ जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि का रुझान कैसे होगा, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो उसमें हम देखेंगे कि जागरूकता की कहां पर कमी है, कहां पर चिकित्सा व्यवस्था कम है, कहां पर विकसित कंट्रियों में जनसंख्या कम है, उसका रीजन क्या है, विकासशील देशों में पॉपुलेशन कैसे वृद्धि करती है, विकसित देशों में कैसे कंट्रोल होती है, कंट्रोल के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, ये हर एक पैटर्न पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिर देखिए, उसी मेरे दोस्त सेकेंड यूनिट में ही आगे हम बात करेंगे आपसे जनसंख्या परिवर्तन, स्थानिक पैटर्न और संरचना पर, ठीक है। अब देखो, यहां पर चर्चा करूंगा स्थानिक पैटर्न और संरचना। जनसंख्या संरचना के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, भौगोलिक कारक क्या होता है, भौगोलिक कारक क्या होता है ना, क्यों इतना जरूरी है ये, आर्थिक कारक क्या होता है इसके बारे में, सामाजिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा, सांस्कृतिक कारक, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो हर एक पोर्शन पर आपसे मैं बात करने वाला हूं, धैर्य रखिएगा बस। फिर देखिएगा, उसी सेकेंड यूनिट में ही मानव विकास, संकल्पना, चयनित संकेत, अंतरराष्ट्रीय तुलना। अब मानव विकास के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, HDI कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में जानते हैं। अब हम जानेंगे विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। UNDP क्या है, यही संस्था है जो करती है। भारत में पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग इसको जारी करता है, नीति आयोग है ना, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें शामिल क्या क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, इसको बाकायदे डिटेल से हम समझेंगे, है ना। पहुंच बहुत डिटेल से समझने वाले हैं मेरे बच्चों, ठीक। पहली बात तो ये हो गया। फिर इसके बाद मानव विकास सूचकांक से क्या पता चलता है, किसी भी देश के ग्रोथ के बारे में जानकारी मिलती है, उसका जो चतुर्मुखी विकास हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस मामले में ज्यादातर यूरोप के कंट्री आगे रहते हैं, और खासकर नॉर्वे, आइसलैंड, है ना, डेनमार्क, इनका हमेशा कोई ना कोई अच्छा सा स्थान रहता है, 1 नंबर 2 नंबर पर ये रहते हैं, ठीक है। डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गए, तो इनके बारे में मैं आपसे विधिवत जानकारी आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया मानव विकास। विभिन्न देशों में मानव विकास की तुलना की जाएगी कि आखिरकार किसी देश में मानव विकास कम या ज्यादा क्यों हुआ है, और इसको मापन के लिए क्या रखते हैं, 0 से 1 तक की यूनिट रखते हैं, इसी के बीच में मापन किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं बहुत विधिवत और डिटेल से आपसे चर्चा करने वाला हूं। आगे देखते हैं मेरे बच्चों, यूनिट थर्ड आ जाती है। यूनिट थर्ड में क्या कहा गया, मानव गतिविधियां, मानव कौन कौन से काम करता है, प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं, द्वितीयक गतिविधियां क्या होती हैं, है ना, इनके बारे में हम जानेंगे। प्राथमिक गतिविधियां उनको कहते हैं जब मानव ने जन्म लिया था
या मानो जब धरती पर अवतरित हुआ उसके बाद उसने पहले कौन कौन से कार्य किए, क्या आखेट करना क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, खेती करना क्या होता है, उन खेती में कितने प्रकार की खेती करता था, गहन कृषि क्या है, आदि निर्वाह कृषि क्या है, चावल रहित कृषि क्या है, चावल सहित कृषि क्या है, हर एक पोर्शन पर डिटेल से बात करेंगे। कुल मिला के प्राथमिक क्रियाकलाप उन क्रियाकलापों को कहते हैं। अगर हम देखें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, प्राचीन काल की कृषि कैसी होती थी, हम इसमें खनन पढ़ेंगे, हम इसमें पशुपालन पढ़ेंगे, हम इसमें मत्स्य पालन पढ़ेंगे। मतलब कह सकते हैं आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप से ही पूर्ति होती है। बात क्लियर है एकदम? अच्छा, द्वितीय क्रियाकलाप देखिए, कृषि संबंधित संलग्न लोग चयनित देशों के उदाहरण यहां पर दिए जाएंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि आदि निर्वाह कृषि में मिल्पा कहां मिलता है ना, मिल्पा रोका कहां मिलता है, ये सब जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है। झूम कहां होती है, लदांग कहां होती है, तो ये सारी चीजों को हम, रे कहां होती है, तो इसको हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है बाबू, बात क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखते हैं, सेकंड में आते हैं। देखिएगा ये थर्ड यूनिट में ही देखिएगा, आगे थर्ड यूनिट में द्वितीयक गतिविधियां। अब जो प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त हमें कच्चा माल है उसको और बेहतर बनाने के लिए और उसे अच्छा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उद्योगों की स्थापना करनी पड़ती है। किसके? उद्योगों को। तो उद्योगों की स्थापना करनी पड़ती है, तो हम लोग उद्योगों के बारे में यहीं पर पढ़ेंगे द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर। लघु एवं बड़े उद्योग, घरेलू उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, विनिर्माण, सारी चीजों को हम द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर देखने वाले हैं एक एक करके। याद रखिएगा, प्राथमिक क्या है? आधारभूत है, कच्चा माल मिलेगा आपको वहां से। द्वितीयक में आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि वो और बेहतर बन सके। ठीक है, आगे देखो, तृतीयक क्रियाकलाप में आते हैं हम लोग। तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक गतिविधियां क्या होती हैं भाई? अगर मैं एक बात कह दूं आपसे कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियां तभी बेहतर रूप से चल सकती हैं जब तृतीयक गतिविधि उसमें शामिल होगी, तृतीयक क्रियाकलाप। क्योंकि उस तृतीयक क्रियाकलाप का सबसे बड़ा सेक्टर हम देखते हैं परिवहन, सेवा सेक्टर, या सीधे सीधे हम इसको सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल करते हैं। किसमें? सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जैसे परिवहन आ गया मेरे बच्चों, परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरकनेक्ट कराने के लिए, जोड़ने के लिए, कच्चा माल यहाँ है, इंडस्ट्री यहाँ है, इसके बीच ले जाने के लिए क्या चाहिए आपको? इसके बीच इसको ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। और परिवहन किसका है? तृतीयक सेक्टर का है। ये हमने सेकंड बताया और ये प्राथमिक बताया, तो इसको इंटरलिंक करेंगे, जोड़ेंगे। बैंकिंग इसी में आएगा, बैंकिंग भी इसी में आएगा, जिससे हम कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं। इसी पे जहाज रानी आएगा, क्या आएगा? जहाज रानी आएगा इसी में। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगे? ये आ जाएंगे तृतीय क्रियाकलाप में। यूनिट थर्ड में ही बात कर रहा हूं, अभी मैं यूनिट थर्ड में ही बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। किस पे बात कर रहा हूं मैं भाई? यूनिट थर्ड पर बात कर रहा हूं। ओके, अब देखिएगा हम यूनिट 4 पे बात करने जा रहे हैं, सॉरी यूनिट थर्ड के 4 पार्ट पे। चतुर्थक गतिविधि पे आ जाते हैं। चतुर्थक गतिविधियां, संकल्पना, उदाहरण। इसमें क्या कहते हैं? इसको हम यम के ओ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, है ना? जो मुझसे अधिक या आपसे अधिक जानकारी रखता है उससे हम मदद लेते हैं यहां पर। ठीक, या इसे हम सीधे सीधे कहते हैं ज्ञान आधारित उद्योग होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इस सेक्टर में वही लोग शामिल होते हैं, सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। समझ में आई बात? इसमें वही लोग शामिल होते हैं जो अच्छे जगहों पर कार्य कर चुके हैं, उन वो हमें गाइडेंस देते हैं, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। याद रखना, चतुर्थक गतिविधि में संलग्न लोग और चयनित देशों के उदाहरण। तो ऐसे याद रखना, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब अधिक जो हमसे जानकारी रखता है उसे हम इसमें शामिल करते हैं।
ठीक, यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। यूनिट 4 में क्या दिया गया है देखो, परिवहन, संचार और व्यापार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बिना तो जग अधूरा है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि पूरे विश्व में आज वैश्वीकरण के दौर पर अगर परिवहन नहीं है, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं है ना, जुड़ाव नहीं है एक दूसरे से, उनके बीच व्यापार नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन का जो सपना है वो WTO का हो या हम आप सब का हो, वो पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्थलीय परिवहन में सड़क, रेल मार्ग, रेल नेटवर्क, इनकी सबकी हम बातें करते हैं। सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, है ना, इसकी बात हम यहां पर करेंगे। सड़क परिवहन, रेलवे, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जैसे एक देश से दूसरे देश के लिए अगर जाता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए जाता है, या ऐसे हो जाता है कई बार, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप लोग जैसे पढ़ते हैं ग्रेट साइबेरियन रेल मार्ग, साइबेरियन रेल मार्ग को देखें, रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9300 किलोमीटर है इसकी लंबाई, है ना, देखने लायक है। और ये देखो ये जो है मास्को के पास से शुरू होकर के व्लादिवोस्टोक तक जाता है, व्लादिवोस्टोक। इसी तरह से विश्व के और बहुत सारे परिवहन क्षेत्र हैं, पर्थ से लेकर सिडनी तक जाता है ऑस्ट्रेलिया में, आप देखेंगे पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाता है, वैंकूवर से लेकर के हैलिफैक्स तक जाता है उत्तरी अमेरिका में। तो ये बहुत सारे आपके मार्ग हैं, इनको हम सबको आपको समझाएंगे, ठीक है। जल परिवहन जो विश्व का सबसे प्राचीन भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी में से किया जाता है। किस में से? जल परिवहन से। अंतर्देशीय जल मार्ग होगा और प्रमुख महाद्वीपीय जल मार्ग होगा, दो प्रकार के होंगे। एक तो देश के अंदर होंगे, जैसे नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1, आप प्रयागराज जो यूपी में है, इलाहाबाद से, प्रयागराज से होकर के कहां तक जाता है आपके, वो जाता है आपके पश्चिम बंगाल तक, ठीक, याद है, हल्दिया तक जाता है, वो नंबर 1 है, वो अंदर देश के हो गया। लेकिन देश के बाहर कोच्चि से मान लीजिए कोई न्यूयॉर्क गया, कोई जलपोत, या कोई जलपोत ऐसा हुआ कि विशाखापट्टनम से सिंगापुर गया, तो ये सब क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये परिवहन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रमुख सागरीय महासागरीय परिवहन हो। और विश्व का सबसे अधिक व्यापार, याद रखना, विश्व का सबसे अधिक व्यापार इसी माध्यम से होता है, सबसे अधिक व्यापार इसी माध्यम से होता है। सस्ता भी यही है, मरम्मत भी ज्यादा नहीं करवानी पड़ती रोड की, क्योंकि जल में चलना है, सस्ता परिवहन है ये, प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन भी है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वायवीय परिवहन, या वायवीय परिवहन का मतलब क्या होता है कि वायुयान जो चलते हैं। अब वायुयान में अगर हम बात करें तो ये महंगा बहुत होता है, तीव्र होता है, तीव्रतम होता है, लेकिन महंगा बहुत होता है। प्रमुख अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग है, बहुत सारे हैं, जैसे मान लो कोई मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए जाता है, या कोई जैदा, जैसे पश्चिमी जो एशिया है, जैदा से कोई मुंबई के लिए आता है, तो अंतरराष्ट्रीय। इसमें होता क्या है कि तीव्र गति से जाता है, कोई खराब होने वाली चीज है, कोई विशेष परिस्थितियां हैं, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये महंगा होता है थोड़ा सा, है ना। तेल और गैस पाइपलाइन, यह भी एक स्थलीय नेटवर्क के रूप में माना जाता है, और इसमें जितने भी लिक्विड होते हैं, खासकर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें से प्रवाहित की जाती है। न्यूजीलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जो कि इस पाइपलाइन के माध्यम से वो दूध की भी सप्लाई करता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे देखिएगा, उपग्रह संचार और साइबर स्पेस। आज वर्तमान में संचार में अगर कहा जाए तो संचार के मामले में यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक समय होता था कि लोग एक दूसरे से संदेश के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अपना भाई सूचनाएं भेजते थे। लेकिन आज क्या हो गया,
अब क्या हो गया, आपके पास उपग्रह संचार हो गया, साइबर स्पेस हो गया, वैश्विक संचार प्रणाली हो गया। आप अपने घर में बैठे बैठे पूरे विश्व के लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब यही बेनिफिशियल है, यही संचार का माध्यम है। अब आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यह भी यूनिट 4 ही चल रहा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, यूनिट 4 ही है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आधार और बदलते पैटर्न। अब इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है, यहां पर WTO का रोल आपको समझ में आएगा। WTO क्या है ना? ये पहले GATT क्या था, गेट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये 1948 में बना, ये 1995 में बना। क्या अंतर था दोनों में, क्या दोनों की ख्वाहिशें थी, क्यों स्थापित हुए, ये सारी चीजें। व्यापार का आधार क्या है, डंप क्या होता है, डंप क्या होता है, ऋणात्मक व्यापार क्या होता है, धनात्मक व्यापार क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है ना? बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, ये हर एक जो प्रॉब्लम है उसको हम यहां पर देखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। उसको हम एक WTO की भूमिका भी समझेंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, जनसंख्या। यूनिट 5 आ गई, देखो यूनिट 5 में जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। हमने अभी पहले ऊपर पढ़ा था जनसंख्या के बारे में, अब यहां पर पढ़ रहे हैं। ये दूसरी बुक का है मेरे बच्चों, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा। ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाऊंगा इसको, ठीक। भारत के परिप्रेक्ष्य में, पहले बुक में इंटरनेशनल था, इसमें राष्ट्रीय है, ओके। अच्छा, मानव बस्तियां, यूनिट 6 देखिए आ गया, यूनिट 6 मानव बस्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि यहां से जो घर होते हैं कैसे होते हैं, गांव के घर कैसे होते हैं, शहरों के घर कैसे होते हैं, घरों के आकार किस प्रकार के होते हैं, बस्तियां कैसी बसती हैं, नदी के किनारे बस्तियां कैसे बसती हैं, तालाब के किनारे बस्तियां कैसे बसती हैं, झील के किनारे बस्तियां कैसी होती हैं, सड़क के किनारे कैसी होती हैं, हर एक प्रकार की बस्तियों के बारे में आपसे मैं विधिवत चर्चा करने वाला हूं यहां पर, ग्रामीण बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों के विवरण में। फिर शहरी बस्तियां भी हैं, सेम वही कंडीशन यहां पर भी आएगी, शहरी बस्तियों के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। बात ठीक है, समझ में आ रही इतनी सी बात, बहुत अच्छे। चलिए, तो यूनिट 6 में कुल मिला के हम मानव बस्तियों के बारे में समझेंगे, चाहे वो शहर में बस्तियां हो या गांव की बस्तियां हो। शहर की बस्तियों में वहां पर उष्मा द्वीप कैसे बन जाता है, वहां पर बिल्डिंग्स इतनी क्यों होती हैं, इतने सारे वहां पर रोडें क्यों होती हैं, वहां पर इतना टेम्परेचर क्यों होता है, हर एक बात पर मैं आपसे विधिवत चर्चा करूंगा। शहर कितने प्रकार के होते हैं, सन नगर क्या होता है, मेगा सिटी क्या होता है, और 10 लाखी सिटी किसे कहते हैं, हर एक बात को आपसे विधिवत चर्चा करने वाला हूं मैं। यूनिट 7 देखिए, है ना, 9 यूनिट बताया था, यूनिट 7 देखिए आप लोग। यूनिट 7 में क्या क्या है, भूमि संसाधन, सामान्य भूमि उपयोग। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के कृषि के बारे में जानेंगे, है ना। यहां पर भूमि संसाधन को जानेंगे, प्रतिभूमि क्या होता है, प्राचीन प्रतिभूमि क्या है, पुरातन प्रतिभूमि क्या है ना, कौन भूमि व्यर्थ भूमि है, कौन सी भूमि उपयोगी भूमि है, आखिरकार ये भूमियां ऐसे क्यों हो जाती हैं, भारत में कृषि क्या है, कृषि के प्रकार क्या है, खरीफ फसल क्या है, रबी क्या है, जायद फसल क्या है, हर एक बात पर आपसे मैं बात चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं, हर एक बात पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मेरे बच्चों। और देखो आगे यूनिट 7 में ही आगे देखिएगा जल संसाधन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल संसाधन। अब हम लोग देखेंगे जल संसाधन उनका कैसे हमें उपलब्ध है, उनका उपयोग हमें कैसे करने चाहिए। जल के बहुत सारे स्रोत होते हैं, वर्षा का जल होता है, नदियों से आने वाला जल ग्लेशियर वाला होता है, भूमिगत जल होता है, उसका उपयोग कितना हो रहा है, उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है, सर्वाधिक उपयोग कहाँ हो रहा है, सिंचाई में हो रहा है, पीने में हो रहा है,
या किस प्रकार से चीजों का उपयोग हो रहा है जल का, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमें जल संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें वर्षा के जल को संचयन क्यों करना चाहिए, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग विधिवत जानेंगे। आखिरकार तमिलनाडु सरकार ने कौन सा नियम बनाया है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हाँ, अरवारी संसद क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, अरवारी संसद के बारे में जानेंगे। नीरू मीरू क्या है, नीरू मीरू, इसके बारे में जानेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है ना। हम लोग जानेंगे केंद्र सरकार ने हरियाली योजना क्या चलाया है जल संरक्षण के लिए। तो हर एक पर हम लोग क्या करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है जी, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, समझ में आई बात। अब देखो, खनिज और ऊर्जा संसाधन 7.3 मतलब 7वीं यूनिट में ये। अब हम खनिज को पढ़ेंगे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी हम पढ़ेंगे कई पार्ट, अधात्विक खनिज में पार्ट पढ़ेंगे। कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, या विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं वो किस प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं। खनिज पेटियां कहाँ है, नागपुर पठार क्या है, कर्नाटक पठार क्या है, राजस्थान का एरिया क्या है, हर एक एरिया के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, मतलब वो एक ऑप्शन के रूप में होता है ना, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वोटेक ऊर्जा एनर्जी, है ना, भूतापी ऊर्जा, ये सब क्या है, ये एक ऑप्शन है। पवन ऊर्जा किसके जगह पर, जो कि हमें परंपरागत रूप से मिलती आ रही हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, यूरेनियम हो, हर एक की जगह पर हम इसको हम पढ़ने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिएगा आगे 7.4 मतलब 7वीं यूनिट में ही हम लोग देखेंगे भारत में योजना, लक्षित क्षेत्र क्या है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब यूनिट 8 पे आ जाओ, दूसरी बुक का है भारत के परिप्रेक्ष्य में, है ना। हमने पहले बुक के बारे में देखा था अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे परिवहन, संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, ये हम भारत के लेवल पर देखेंगे। हम वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखे थे पीछे, अब यहां पर भारत के लेवल पर देखेंगे। और ये देखिएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत के लेवल पर इसको देखा जाएगा। वहां पर हम विश्व के लेवल पर देखे थे, यहां पर भारत के लेवल पर भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हम पूरे बंदरगाहों के बारे में एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे मेरे भाई, विधिवत तरीके से। ठीक, और यूनिट 9 आ गया आपका। यूनिट 9 क्या कहता है, चयनित मुद्दों और समस्याओं पर भौगोलिक दृष्टिकोण। ये अंतिम यूनिट है आपका, 9वीं यूनिट है, जहां से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण जो कि आज की सबसे बड़ी मजबूरी है। शहरी कचरा निपटान कैसे किया जाता है, शहरों में जो इतना कचरा है उसका निपटान हम कैसे करेंगे। शहरीकरण, प्रवासन क्या होता है, लोग शहरों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं। ग्रामीण शहरी प्रवासन क्या है, झुग्गी बस्तियां क्या है, धारावी जो मलिन बस्ती है वो क्या है, कहां पर है। जी बिल्कुल, आप लोग सारे लोग इसको समझेंगे। धारावी मलिन बस्ती एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। आखिर ये यहां पर क्यों बनी, क्या कारण है, हर एक चीज को हम समझने वाले हैं। और अगला देखिएगा भूमि क्षरण, जो अंतिम है आपका 9th यूनिट में, तीसरा पोर्शन, भूमि क्षरण के कारण और प्रभाव, है ना। हमारी भूमि दिन प्रतिदिन उसकी उर्वरता कम होती जाती है, उसकी उर्वरता कम होने के क्या रीजन है, क्या कारण है, हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 9 यूनिट है जो आपके सीयूटी में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं। आपका भाई है, आपका विद्याकुल परिवार है, हम आपको एक एक चीज को आपको महारत हासिल करवा के एग्जाम में भेजेंगे। तो जुड़े रहें विद्याकुल परिवार के साथ, मिलते हैं क्लास के साथ, आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक आप लोग अच्छे से रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मिलते हैं क्लास के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।